इस दुनिया में लोग अपने ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए न जाने कैसा कैसा दिमाग लगाते हैं। आज की कहानी में पुलिस के पास एक ऐसा केस आता है जिसे देखने के बाद पुलिस भी ये कहने पे मजबूर हो जाती है कि हमने अपनी पूरी जीवन में इस तरह का मामला कभी नहीं देखा है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी सोचने और समझने पे मजबूर कर देने वाली है कि आज भी हमारे समाज में न जाने कैसे कैसे विकृत मानसिकता के लोग भरे पड़े हैं। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये घटना है तेलंगाना प्रदेश के नगर कुरनूल शहर की। इसी नगर कुरनूल शहर का रहने वाला है सुधाकर रेड्डी। सुधाकर, जिसकी उम्र है लगभग 32 साल, जो एक पत्थर तोड़ने वाला यूनिट में नौकरी करता है। सुधाकर के परिवार में उसकी पत्नी स्वाति के अलावा 2 छोटे बच्चे हैं जिनकी उम्र 3 से 4 साल के आसपास है। सुधाकर की पत्नी स्वाति भी, जो खुद एक प्राइवेट हॉस्पिटल में बतौर नर्स की नौकरी करती है। चूँकि पति और पत्नी दोनों ठीक ठाक पैसा कमाते हैं, इसीलिए परिवार में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। बात कर रहा हूँ मैं पिछले साल 28 नवंबर की सुबह के करीब 8 बजे के आसपास। दरअसल सुधाकर किसी काम से अपने घर से बाहर निकलता है, पर जैसे ही घर से बाहर निकलता है, जस्ट थोड़ी देर के बाद ही स्वाति के नंबर पर एक व्यक्ति फ़ोन करता है और काफ़ी हड़बड़ाहट में कहता है कि भाभी, सुधाकर के चेहरे पे किसी ने एसिड फेंक दिया है। दरअसल सुधाकर भैया, जो कोलापुर कॉलोनी के एक सुनसान जगह पे तड़प रहे हैं, आप जल्दी से आ जाइए। व्यक्ति जैसी इस तरह की बात कहता है, स्वाति आनन फानन में जब घटनास्थल पे पहुंचती है तो अपने पति को देखकर चिक चिक करके रोने लगती है। दरअसल सुधाकर के चेहरे पे इस प्रकार से एसिड फेंका गया था कि उसके चेहरे के साथ साथ सीना भी जल चुका था। स्वाति आनन फानन में अपने पति को उठा करके सरकारी हॉस्पिटल में लेकर जाती है, लेकिन डॉक्टर जब सुधाकर को देखते हैं तो वाकई में सुधाकर की स्थिति काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। इसीलिए सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर सुधाकर को हैदराबाद के अपोलो हॉस्पिटल में रेफर कर देते हैं। स्वाति जब अपने पति को लेकर के अपोलो हॉस्पिटल के लिए रवाना होती है, रास्ते में ही इस बात की जानकारी अपने सास ससुर को दे देती है। दरअसल सुधाकर के परिवार में उसके माता पिता के अलावा एक छोटा भाई है जिसका नाम है प्रभाकर, जो गाँव में रहते हैं। इधर सुधाकर के छोटे भाई प्रभाकर को मालूम चलता है, वो तुरंत ही थाने में जाता है और इस बात की जानकारी पुलिस को देता है और साथ ही साथ रिपोर्ट भी दर्ज करा देता है। स्वाति जब अपने पति को लेकर अपोलो हॉस्पिटल में जाती है, डॉक्टर उसे एडमिट कर लेते हैं और तुरंत ही ट्रीटमेंट करना चालू कर देते हैं। इधर थोड़ी देर के बाद ही प्रभाकर जब पुलिस को लेकर हॉस्पिटल में जाता है, पुलिस सुधाकर से पूछताछ करना तो चाहती है, लेकिन सुधाकर इस स्थिति में नहीं था कि पुलिस के कोई सवालों का जवाब दे सके। इसीलिए पुलिस अपना काम निपटाने के बाद वापस चली जाती है। लेकिन सुधाकर के माता पिता जब हॉस्पिटल में पहुंचते हैं, डॉक्टर दोनों को जवाब देते हुए कहते हैं कि दरअसल सुधाकर का चेहरा बुरी तरीके से जल चुका है। अगर सुधाकर का चेहरा फिर से पहले जैसा वापस चाहिए तो हमें उसका प्लास्टिक सर्जरी करना होगा, जिसमें कम से कम 5 लाख रुपया खर्च होगा। 5 लाख रुपया खर्च होने के बाद डॉक्टर जब कहते हैं तो सुधाकर के पिता भी कहते हैं कि हमारे बच्चे के ट्रीटमेंट में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद से अपोलो हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर सुधाकर का ट्रीटमेंट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन सबसे दिक्कत 4 दिन के बाद तब हो जाती है जब सुधाकर की स्थिति में थोड़ी सी सुधार तो होती है, पर सुधाकर के परिवार वाले उससे कुछ पूछताछ करते हैं। सुधाकर किसी को पहचानने से इनकार कर देता है। सुधाकर के परिवार वाले जब इस बारे में डॉक्टर से पूछताछ करते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि शायद सुधाकर के दिमाग पर भी ये एसिड असर किया है, इसीलिए उसे ठीक होने में थोड़ा सा समय लगेगा। सुधाकर के माता पिता भी वापस अपने गांव चले जाते हैं। हॉस्पिटल में स्वाति ही रह करके अपने पति का देखरेख करती है। जैसे ही 1 सप्ताह का समय गुजरता है, 8 दिसंबर को स्वाति अपने एक रिश्तेदार को हॉस्पिटल में बिठाकर मार्केट में चली जाती है। पर जब हॉस्पिटल का वार्ड बॉय सुधाकर के लिए नॉनवेज सूप लेकर के आता है, वो देख करके सुधाकर एकदम से गुस्से में आ जाता है। दरअसल सुधाकर वार्ड बॉय को फटकार लगाते हुए कहता है कि शायद तुम्हें नहीं मालूम है कि मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। ये बातें जब कहता है, सुन करके उसका रिश्तेदार भी एकदम से चौंक जाता है। रिश्तेदार तो सुधाकर से कुछ पूछताछ नहीं करता है। स्वाति भी जब हॉस्पिटल में आती है, स्वाति से भी नहीं बताता है। लेकिन रिश्तेदार जब घर पे जाता है, इस बात की जानकारी सुधाकर के माता पिता को देता है। जब सुधाकर के माता पिता को मालूम चलता है कि सुधाकर ने खुद वार्ड बॉय से बोला है कि मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, ये जान करके उसके माता पिता भी एकदम से चौंक जाते हैं, क्योंकि सुधाकर बचपन से ही काफ़ी नॉनवेज खाता था।
जब इस तरह की बातें सुधाकर के माता पिता को मालूम चलता है, न जाने क्यों उनके दिमाग में शक पैदा हो जाता है कि शायद हॉस्पिटल के अंदर जिस व्यक्ति का ट्रीटमेंट हो रहा है वो उनका बेटा सुधाकर नहीं है। इसीलिए इस बारे में स्वाति से भी पूछताछ नहीं करते हैं और जाकर पुलिस से मुलाकात करते हैं और पुलिस से सारी बात बताते हैं। हालांकि सुधाकर के माता पिता ये सारी बातें पुलिस से बताते हैं, पुलिस को भी यकीन नहीं होता है। लेकिन सुधाकर के माता पुलिस वालों से कहते हैं कि साहब, हम दावे के साथ कह रहे हैं कि हॉस्पिटल के अंदर जिस व्यक्ति का ट्रीटमेंट हो रहा है वो मेरा बेटा सुधाकर नहीं है, क्योंकि जब हम अपने रिश्तेदारों के साथ हॉस्पिटल में गए थे उन्हें वो पहचान भी नहीं रहा था। जब इस तरह की बातें कहता है, पुलिस अब सच्चाई पता लगाने के लिए हॉस्पिटल में नहीं जाती है, बल्कि एक मीटिंग करती है और साथ ही साथ एक टीम का गठन करती है। पुलिस अब इस बात पे चर्चा करती है कि आखिरकार सच्चाई का पता कैसे लगाया जाए। इसीलिए पुलिस अब सुधाकर का तमाम डॉक्यूमेंट्स मांगती है, जिसमें आधार कार्ड होता है, पैन कार्ड होता है और बाकी के भी सारे डॉक्यूमेंट्स होता है। पुलिस को जब सुधाकर का सारा डॉक्यूमेंट्स मिल जाता है, 10 दिसंबर को पुलिस अपनी टीम के साथ हॉस्पिटल में जाती है। दरअसल पुलिस पहले ही डिसाइड कर रखी थी कि सुधाकर की पहचान उसके आधार कार्ड से हो सकता है। इसीलिए पुलिस जब हॉस्पिटल में जाती है, सुधाकर का फिंगरप्रिंट चेक करवाती है। पुलिस जब सुधाकर का फिंगरप्रिंट जांच करवाती है तो मालूम चलता है कि उसके फिंगर से सुधाकर का आधार कार्ड नहीं, बल्कि किसी राजेश रेड्डी का आधार कार्ड खुलता है। जब राजेश का आधार कार्ड खुलता है, उसके बाद से पुलिस अब राजेश के बारे में पता लगाती है। दरअसल राजेश इसी कालोपुर कॉलोनी का रहने वाला है। राजेश के भी परिवार में उसके माता पिता के अलावा एक छोटा भाई है, राजेश, जिसकी उम्र है लगभग 28 साल के आसपास। दरअसल राजेश जो डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन पढ़ाई कंप्लीट ना होने की वजह से उसका सपना अधूरा रह गया और आखिरकार वो फिजियोथेरेपिस्ट बन गया। पुलिस को जब राजेश की सारी डिटेल्स मिल जाती है, उसके बाद से पुलिस अब 10 दिसंबर को ही अपनी टीम के साथ फिर से हॉस्पिटल में जाती है और अपने एक पुलिस वाले को सुधाकर के कमरे के बाहर छोड़ देती है और उसकी पत्नी स्वाति को गिरफ्तार करके थाने में लेकर पहुंच जाती है और फिर स्वाति से सवाल करती है कि तुम्हारा पति सुधाकर कहाँ पे है, क्योंकि जिस व्यक्ति का हॉस्पिटल के अंदर ट्रीटमेंट चल रहा है वो सुधाकर नहीं बल्कि राजेश रेड्डी है। पुलिस जब साफ साफ लफ्ज़ों में ये सारी बातें स्वाति को बताती है, स्वाति को भी अब पूरा यकीन हो जाता है कि झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। इसीलिए स्वाति भी बिना किसी शक्ति दबाव के तुरंत ही सच्चाई कबूल कर लेती है और पुलिस वालों को जवाब देती है कि साहब, मेरा पति सुधाकर अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन स्वाति जब अपने ही पति की हत्या की पूरी कहानी पुलिस वालों को बताती है तो वाकई में इसे सुनने के बाद खुद पुलिस भी एकदम से चौंक जाती है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है घटना से ठीक लगभग 2 साल पहले। सुधाकर जिस यूनिट में काम करता है, अपने काम की वजह से 10-15 दिन तक अपने घर पे नहीं आता है, जिसकी वजह से सुधाकर की पत्नी स्वाति का अपनी चाहत पूरी नहीं हो पाती है। हालांकि एक दिन स्वाति जब इसकी शिकायत अपने पति से कहती है, सुधाकर भी अपनी पत्नी को समझाते हुए कहता है कि मैं भी मजबूर हूँ, अगर पैसा नहीं कमाऊंगा तो परिवार कैसे चलेगा। समय जैसे तैसे गुजरने लगता है। इधर स्वाति जिस हॉस्पिटल में नर्स की नौकरी करती है, अक्सर उसे भी अपने काम के सिलसिले से दूसरे हॉस्पिटलों में जाना होता है। करीब 2 साल पहले स्वाति जब एक फिजियोथेरेपिस्ट से मुलाकात करने के लिए दूसरे हॉस्पिटल में जाती है तो वहीं पे स्वाति की मुलाकात राजेश रेड्डी से होती है। लेकिन स्वाति जब राजेश को देखती है तो देख करके एकदम से चौंक जाती है। दरअसल राजेश बिल्कुल एकदम सुधाकर के ही कद काठी का था। स्वाति जब पहली बार राजेश को देखती है, पहली नज़र में उसे अपना दिल दे बैठती है। दरअसल राजेश भी जो शादीशुदा नहीं था, इसीलिए स्वाति को पसंद कर लेता है। स्वाति जब वहाँ से घर वापस आती है तो राजेश का नंबर ले लेती है और फिर फ़ोन के जरिए दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। बातचीत करते करते आखिरकार दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि राजेश और स्वाति के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। राजेश और स्वाति के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है, दोनों को जब भी मौका मिलता है एक दूसरे से मुलाकात भी करते हैं और आखिरकार एक दिन ऐसा भी समय आता है जब स्वाति अपना सब कुछ राजेश के हवाले कर देती है। दरअसल ये सिलसिला लगभग 2 सालों तक चलता है, लेकिन इस बात की जानकारी स्वाति के पति सुधाकर को कभी मालूम नहीं चलता है। 21 नवंबर को सुधाकर जब अपनी ड्यूटी के लिए घर से निकल जाता है, उसके जस्ट थोड़ी देर के बाद स्वाति राजेश के नंबर पर फ़ोन करती है और उसे अपने घर पर बुला लेती है। सुधाकर जब अपने घर से निकल जाता है, उसके बाद से स्वाति राजेश को अपने ही कार में बिठाकर बाहर घूमने के लिए निकल जाती है। लेकिन दोनों जब मार्केट में जाते हैं तभी सुधाकर का चचेरा भाई दोनों को एक साथ देख लेता है।
सुधाकर का चचेरा भाई जब अपनी भाभी स्वाति को किसी गैर मर्द के साथ में देखता है तो देख करके एकदम से चौंक जाता है। तुरंत ही सुधाकर के नंबर पर फ़ोन करता है और इस बात की जानकारी सुधाकर को दे देता है। इधर सुधाकर को जब मालूम चलता है कि उसकी पत्नी किसी और के साथ में घूम रही है, सुधाकर अपनी ड्यूटी नहीं जाता है बल्कि वापस अपने घर चला आता है। लेकिन सुधाकर जब अपने घर पे आता है तब तक स्वाति अभी अपने घर पे नहीं आई थी। जब शाम हो जाती है, स्वाति जब अपने घर पे पहुंचती है, सुधाकर स्वाति से राजेश के बारे में पूछताछ करता है, लेकिन स्वाति सच बताने के लिए तैयार ही नहीं होती है। इसी बात को लेकर के पति और पत्नी के बीच में झगड़े तकरार शुरू होता है और जब ये झगड़े तकरार शुरू होता है, ये तकरार लगभग 3 दिनों तक चलता है और 3 दिन तक सुधाकर के घर में खाना तक भी नहीं बनता है। आखिरकार जब 3 दिन का समय गुजर जाता है, फिर से जब झगड़े तकरार शुरू होता है, सुधाकर इस प्रकार से गुस्से में आ जाता है कि गुस्से में ही स्वाति की बुरी तरीके से पिटाई कर देता है। लेकिन इस पिटाई से स्वाति भी इस प्रकार से गुस्से में आ जाती है कि अब वो अपने पति से नफरत कर लेती है। तुरंत ही राजेश के नंबर पर फ़ोन करती है और रोते हुए इससे कहती है कि अब मैं अपने पति को नहीं झेल सकती हूँ। दरअसल मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे पति को हमेशा के लिए इस दुनिया से हटा दो और फिर हम दोनों शादी कर लेते हैं। अपने ही पति को जब इस दुनिया से हटाने की बात राजेश से कहती है, राजेश इसके लिए तैयार तो हो जाता है, लेकिन साथ ही साथ स्वाति से कहता है कि हम पकड़े जाएंगे। पकड़े जाने की जब बात कहता है, स्वाति राजेश को समझाते हुए कहती है कि मेरे पास एक ऐसा प्लान है कि हम कभी नहीं पकड़े जाएंगे। दरअसल स्वाति राजेश को समझाते हुए कहती है कि मेरा पति हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के तो चला जाएगा, लेकिन लोगों के नज़र में वो जिंदा भी रहेगा। स्वाति अपने पूरे प्लान के तहत 25 नवंबर को शाम के ही राजेश को अपने घर पे बुला लेती है। करीब रात्रि के 8 बजे के आसपास सुधाकर जब अपने घर पे पहुंचता है, फिर से दोनों पति पत्नी के बीच में झगड़े तकरार शुरू होता है। खाना भी नहीं खाते हैं और सो जाते हैं। पर जैसे ही सुबह का 4 बज जाता है, इधर सुधाकर जब गहरी नींद में सो रहा होता है, स्वाति बगल के कमरे से राजेश को उठा करके लाती है और फिर सोते वक्त ही सुधाकर के हाथ में एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगा देती है, जिसकी वजह से सुधाकर बेहोश हो जाता है। पर सुधाकर जब बेहोश हो जाता है, उसके बाद से राजेश तकिया को लेकर के सुधाकर के मुंह पे तब तक दबा करके रखता है जब तक सुधाकर की मौत नहीं हो जाती है। सुधाकर की जब मौत हो जाती है, उसके बाद से दोनों मिल करके सुधाकर की डेड बॉडी को कार में लोड करके वहां से लगभग 150 किलोमीटर दूर महबूबनगर जिले के मैसाना जंगल में जाते हैं और उसी जंगल में सुधाकर की डेड बॉडी को जलाकर वापस अपने घर चले आते हैं। 26 नवंबर को जब दोनों अपने घर पे आ जाते हैं, उसके बाद से अपने प्लान के तहत दूसरा काम अंजाम देते हैं। दरअसल 27 नवंबर को सुबह सुबह राजेश और स्वाति बगल के हॉस्पिटल में जाकर एक डॉक्टर से मुलाकात करते हैं और उससे पूछताछ करते हैं कि अगर किसी व्यक्ति का चेहरा लगभग 30% जल जाता है तो उसकी प्लास्टिक सर्जरी कराने में कितना खर्च आएगा। डॉक्टर 5 लाख रुपये का खर्च बताता है। उसके बाद से दोनों फिर से वापस अपने घर चले आते हैं और 28 नवंबर को सुबह सुबह खुद स्वाति ही राजेश को लेकर के इसी कालोपुर कॉलोनी के एक सुनसान जगह पे जाती है। पहले उससे गले मिलती है और फिर उस एसिड को राजेश के चेहरे पे फेंक देती है, जिसकी वजह से राजेश तड़पने लगता है। हालांकि ये सब करते हुए स्वाति को भी काफ़ी तकलीफ होता है, लेकिन स्वाति के पास भी अपनी मजबूरी होती है। स्वाति जब अपने घर पे पहुंच जाती है, उसके जस्ट थोड़ी देर के बाद जब उसका कोई जानने वाला वहां से गुजरता है, न जाने उस व्यक्ति को देख करके उसे क्यों ऐसा लगता है कि शायद वो सुधाकर है, और यही सोच करके स्वाति के नंबर पे फ़ोन कर देता है। स्वाति को तो पहले से ही मालूम था कि दरअसल वो उसका पति सुधाकर नहीं बल्कि राजेश है। इसीलिए जब घटनास्थल पर जाती है, राजेश को लेकर के हॉस्पिटल में चली जाती है और रास्ते में ही अपने प्लान के तहत अपने सास ससुर के नंबर पर फ़ोन करती है और सारी बात बताती है। इधर हॉस्पिटल में जब राजेश का ट्रीटमेंट हो रहा था, खुद सुधाकर के माता पिता भी हॉस्पिटल में लगभग 1.5 लाख रुपये जमा कर चुके थे। वाकई में स्वाति जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताती है, पुलिस स्वाति को तो गिरफ्तार करके उसे जेल भेज देती है और उसके बाद से राजेश का ठीक होने का इंतजार करने लगती है। जब कुछ दिन के बाद राजेश के तबीयत में भी कुछ सुधार आ जाती है, उसके बाद से पुलिस राजेश को भी गिरफ्तार कर लेती है और फिर उसे भी जेल भेज देती है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जो रोज़ाना मेरे इस वीडियो को देखते ही नहीं हैं, बल्कि अपना कीमती समय निकाल कर मुझे अपना प्यार भी देते हैं, जिनमें से एक का नाम है प्रमोद दीक्षित। प्रमोद दीक्षित जो केशवा पहाड़ी, जिला डीग,
राजस्थान प्रदेश के रहने वाले हैं। दूसरे मेरे व्यूअर हैं गौरी शंकर दास। गौरी शंकर दास जो मूल रूप से मुजफ्फरपुर बिहार का रहने वाले हैं, लेकिन दिल्ली में रहकर के नौकरी करते हैं और वहीं से मेरी इस वीडियो को देखते हैं।